साजिद साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब नोबेल प्राइज़ के भी ख्वाहिशमंद है, तो आपको क्या लगता है कि ये उनको मिल जाएगा? क्योंकि इज़राइल और यूक्रेन के महाज पे तो अभी तक वो कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सके। देखिए, इसमें सलीम साफ़ी साहब उनको मिलेगा डेफिनेटली। मैं खुद होपफुल हूं, वो डिजर्व करते हैं। इतनी आज जितनी भी जंगें हैं ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनहेरिट की हैं, और जब से वो व्हाइट हाउस में आए हैं मुसलसल इन जंगों के ऊपर काम कर रहे हैं, मुसलसल नॉन स्टॉप। आप स्टीव विटकॉफ के दौरे देख लें जो उनके इस वक्त उनके एडवॉय हैं, उसके बाद आप उन खुद के दौरे देख रहे हैं। आजकल यहां वॉशिंगटन डीसी में बात हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब फलस्तीन जाएंगे, उस रीजन में जाएंगे, पहले वो इजराइल जाएंगे। पहले उन्होंने अवॉइड किया था इस चीज को, इस वक्त उनके उनके रेडार पर ये सारी चीजें मौजूद हैं। नॉन स्टॉप जंगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत की आप देख लें सीज फायर, उसके बाद उस कंबोडिया और थाईलैंड के हालात देख लें। अफ्रीका के अंदर कई वो जंगें रोकने में कामयाब रहे हैं। चाइना और रशिया के साथ जो डायरेक्ट डायलिंग करते हैं, डायरेक्ट अप्रोच करते हैं उनसे दूर से, इट्स नॉट इट्स अनट्रेडिशनल, ये सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में वो डिजर्व करते हैं नोबेल पीस प्राइज, और उनको मिलेगा। लेकिन यूक्रेन के मसले पे अभी दोनों सरबराहों की जो मीटिंग हुई उसमें कोई ख़ास प्रोग्रेस तो नहीं हुई, तो आपको लगता है कि वो कोई फ्यूचर में यूक्रेन के मसले को हल कर सकेंगे? डेफिनेटली मैं समझता हूं। मैंने दो बड़ा केयरफुली, जब वो त्यारे में जा रहे थे अलास्का, उनका जो इंटरव्यू था उसको मैंने बड़े एहतियात के साथ सुना, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना। अलास्का अगर इससे पुरुमीद ना होते तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये मुलाकात करनी ही नहीं थी। मेरे ख्याल में इससे काफी अचीवमेंट है। ये डील नहीं है लेकिन डील की तरफ एक पॉजिटिव स्टेप है। मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इजहार किया था कि अगर इसमें उम्मीद ना हुई तो वो दोबारा नहीं मिलेंगे, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर दूसरी मीटिंग की उम्मीद की जा रही है। प्रेसिडेंट पुतिन जो है उन्होंने उनको मॉस्को आने की दावत दी, जो उन्होंने एक्सेप्ट की है। इसके बारे में मेरे ख्याल में अब वो नेटो के जो अपने एलाइज हैं उनको और यूक्रेनियन सदर उनको एतमाद में लेंगे, और मैं बड़ा पॉजिटिव हूं कि ये होगा, क्योंकि अब वो एक्सट्रीम तक पहुंच चुके हैं। और उन्होंने त्यारे में बैठ के जो रशिया की पहली कंडीशन थी वो ऑलमोस्ट उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप नहीं दी जाएगी। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब इजहार कर चुके हैं कि वहां पे रशिया ने जो इलाके कब्जे में किए हैं वो उनको रख सकता है। तो मेरे ख्याल में पहले ही इस चीज का मूड बनाया जा रहा है, कंडीशंस डिस्कस की जा रही हैं। दे आर वेरी क्लोज टू द डील। मैं समझता हूं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर यूक्रेन का डील का ऐलान होगा और उसके बाद गाजा की बारी होगी। और मेरे ख्याल में आप ये दोनों चीजों के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने बड़ी खूबसूरती के साथ उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है, ये खुशखबरी आएगी और पाकिस्तान विल राइज विद अमेरिका एट द सेम। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप साहब चाहते हैं, तो क्या नेटो और खुद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इस पे आमादा हो जाएंगे? देखिए, उनके पास क्या चॉइस क्या मौजूद है। अगर देखा जाए तो यूरोप अपनी डिफेंस करने से कासर है। उनके हालात देख लें आप, ना उनकी इकॉनमीज हैं, ना उनके पास आर्मी है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने बहुत पैसा बना लिया है। मैं हमेशा कहता रहा हूं यूक्रेन वार एक करप्शन की एटीएम मशीन है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और यूक्रेनियन जितनी आर्मी के जनरल्स थे उन्होंने बहुत पैसा कमाया इससे, और जो सारा पैसा वो दुबई और अबू धाबी और दूसरे मुल्कों में, लंदन में पड़ा है। मेरे ख्याल में अनफ इज अनफ। इस वक्त अमेरिका ने बंद कर दी सपोर्ट। अमेरिका बल्कि 2 लाख यूक्रेनियन जो प्रेसिडेंट बाइडन ने यहाँ पे बुलाए थे उनको डिपोर्ट करने का सोच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप विल बी अमेरिका के बगैर मेरे ख्याल में यूरोप और यूक्रेन का कोई फ्यूचर नहीं है। दे वोंट हैव एनी चॉइस। अच्छा, लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो गज़ा में हो रहा है और बिल्कुल इंसानी नस्लकुशी है, तो वही नेतन्याहू वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के करीबी दोस्त भी हैं, तो इसके होते हुए क्या वो नोबेल प्राइज़ के मुस्तहिक करार पाएंगे? देखें, सबसे पहले तो मैं अर्ज करना चाहूंगा, गाजा के अंदर इस वक्त 21st सेंचुरी 2025 में बदतरीन मिसाल है इंसानियत की, जेनोसाइड की। बल्कि मैं अपने आप को ब्लेम करूंगा कि हम मुसलमानों की सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट, और हम किसी भी पॉइंट पे इकट्ठे होकर उन बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके। मैं खुद शर्मिंदा हूं जो कुछ हो रहा है वहां पे। दूसरा, अब मैं बात करना चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप साहब की और प्रेसिडेंट नेतन्याहू की रिलेशनशिप। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो एक दूसरे के दोस्त हैं, खट्टे मीठे रिलेशनशिप हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब उनके बारे में बड़े सख्त अल्फाज प्रेस के ऊपर भी इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन और खुद वो नहीं चाहते जो हो रहा है इस वक्त गाजा के अंदर। लेकिन
अमेरिका के अंदर देखा जाए तो किसी भी सदर के पास यहूदी लॉबी के बगैर कोई चॉइस नहीं। आप अगर देखें, अगर टेक्निकल तरीके से देखें, अमेरिका को सुपर पावर बनाने के लिए जितनी यहूदी साइंटिस्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लाए गए थे, उनकी अचीवमेंट्स देख लें, फिर उनकी आज भी साइंस और टेक्नोलॉजी पे ग्रिप देख लें। मैं आज भी मुस्लिम उम्मा को मैं ब्लेम करना चाहूंगा कि जितने भी आईटी के स्टार्टअप शुरू होते हैं वो इजराइल से क्यों शुरू होते हैं। 9 मिलियन यहूदी और तकरीबन इजरायली और 1.7 मिलियन पॉपुलेशन ज्यूज की पूरी दुनिया को किस तरीके से हॉस्टेज बना के बैठे हैं। मेरे ख्याल में ये लम्हा फिक्रिया है। हर दूसरा जो भी, हर नॉन ज्यू जो भी सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड है, उसको सोचना होगा, सोचना चाहिए कि व्हाट इज आवर फ्यूचर। हमें इंग्लिश और मैथ, मैं साफी साहब मिन्नतें करता रहा हूं, आज भी करता हूं पाकिस्तानियों के लिए कि खुदारा बच्चों को इंग्लिश और मैथ पढ़ाएं, खुदारा इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेकर आए, इनको तैयार करें कि किस तरीके से ना सिर्फ पाकिस्तान के को सर्व करना है, अपने मुस्तकबिल को किस तरह सर्व करना है। लेकिन ये जो इतनी मजबूत लॉबी है, ये लॉबी क्या उनको इसकी इजाज़त देगी कि वो नेतन्याहू को जंगबंदी या किसी हाल पे मजबूर कर लें? मैं बहुत पुरुमीद हूं। देख, मैं इसकी मिसाल देना चाहूंगा। वाहिद सदर हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अनट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल सदर हैं। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि उन्होंने डायरेक्ट हूतीज के साथ भी डील किया है इजराइल की मर्जी के बगैर। उन्होंने डायरेक्ट हमास से डील करके अमेरिकन हॉस्टेज भी छुड़ाए हैं इजराइल की मर्जी के खिलाफ। उन्होंने सीरिया के अंदर इजराइल की मर्जी के खिलाफ रिलेशनशिप डेवलप किए हैं। मैं बड़ा पुरुमीद हूं कि वो नेतन्याहू के ऊपर भी प्रेशर डालकर गाजा के बारे में किसी न किसी डील के मौके पर पहुंच सकेंगे। मेरे ख्याल में इजराइल के पास भी कोई चॉइस नहीं है। जब अमेरिका अपना असला देना बंद करेगा तो इजराइल हैज टू थिंक अबाउट इट, हैज टू लिसन। बल्कि ईरान के हवाले से भी आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इजराइल की मर्जी के बगैर कई स्टेप्स उठाए हैं, और ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही कर सकते थे। जो बाइडन जैसे, बराक ओबामा जैसे ऐसे जो कमजोर फॉरेन पॉलिसीज और कमजोर सदूर थे, वो इस तरह करने की सलाहियत नहीं रखते थे। अच्छा, ये जंगबंदी पाकिस्तान और इंडिया की डोनाल्ड ट्रंप ने कराई है, तो इंडिया अगर दोबारा इस तरह की कोई हमाकत करता है तो डोनाल्ड ट्रंप दरमियान में आएंगे? डेफिनेटली। मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप, दे आर टचिंग द रूफ। और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब का सेंट काम का जो दौरा रिसेंट था, इंतहाई कामयाब था। नए आर्मी जनरल जिन्होंने कमांड हासिल की है, जनरल कूपर, उनसे उनकी मुलाकातें, और जो रिलेशनशिप आपने देखा होगा किस तरीके से जो जाने वाले, रिटायर होने वाले जनरल कुरेला पाकिस्तान आए, उनका वहां पे आना, उनके वहां पे दूसरे स्टेटों के साथ आपने देखा जिस तरह अजरबैजान, दूसरे जो स्टेटें थी उनके साथ आर्मी चीफ साहब की मुलाकातें। तो इट्स रिमार्केबल। मैं समझता हूं कि आप एलाइज हैं इस वक्त, और आप आज भी आपका स्टेटो नॉन नेटो एलाई वो स्टेटस मौजूद है। दूसरा, मैं बड़ा पुरुमीद हूं कि अगला, और हमारे ना सिर्फ आर्मी चीफ साहब ने डायस्पोरा को बताया है, ISPR ने इंटरव्यू दिया है ब्लूमबर्ग को और न्यूयॉर्क टाइम्स को, कि अब बॉर्डर के ऊपर हम पटाखे नहीं चलाएंगे, हम वहां से शुरू करेंगे जहां से चीखें निकलेंगी, जहां अडानी अंबानी के भारत के अंदर एसेट्स मौजूद हैं, जहां इकॉनमी की तकलीफ होगी, हम वहां से शुरू करेंगे। अपनी मर्जी के महाज से जंग शुरू की जाएगी। और मैं ये समझता हूं कि दोबारा भारत इस चीज की जुर्रत नहीं करेगा, बिकॉज फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर इज ऑन द चेयर, ऑन द स्टीयरिंग। और मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया है, जंगें हथियारों से नहीं, जज्बों से होती हैं। तो मैं समझता हूं कि भारत जिस तरीके से, हमारे फील्ड मार्शल साहब पुरअज़म हैं, जिस लहजे में वो पाकिस्तान के डिफेंस की बात करते हैं, मैं ये नहीं समझता कि किसी भी को जुर्रत होगी। बल्कि ना सिर्फ भारत, बल्कि आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान, उसको भी सोचना होगा कि किस तरीके से TTP को सपोर्ट करना है। इट इज नॉट द ओल्ड गेम, इट्स अ न्यू शेरिफ इन द टाउन। मैंने बल्कि टैंपा के अंदर जो अपनी स्पीच शुरू की थी वो यहीं से शुरू की थी। मैंने कहा था, मुख्तारिया गल वध गई, और वाकई गल वध गई इस वक्त। अच्छा, देखिए, ये जो कश्मीर का मसला है, यही दुनिया के दरमियान एक एटमी जंग का फ्लैश पॉइंट है, और ख़ुद पहली मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने उसका जिक्र भी किया। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब कश्मीर के तनाज़ा के हल करने के लिए कोई कोशिश भी करेंगे? डेफिनेटली। मैं समझता हूं, देखिए, इसमें 2-4 चीजें अर्ज करना चाहूंगा।
जिस बंद गली में आज भारत पहुंच चुका है, उसकी एक की चीज ये भी थी कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कनाडा से वापस जा रहे थे, जब हमारे फील्ड मार्शल साहब वॉशिंगटन डीसी के अंदर मौजूद थे, टेलीफोनिक कॉल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मोदी साहब से की थी और उनको दावत दी थी कि आप वॉशिंगटन डीसी में आए और सैयद आसम मुनीर फील्ड मार्शल साहब से टेबल पर बैठ के बात की जाए। जिस पे मोदी साहब ने बड़े सख्त अल्फाज से ना सिर्फ उसको डिनाई किया, बल्कि वो कोशिश करते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को कन्विंस किया जाए कि वो ये मीटिंग ना करें। तो ये बड़ा इसको बुरा मनाया गया अमेरिका के अंदर कि हु आर यू टू डिक्टेट डोनाल्ड ट्रंप। और उसमें जो अर्ज करना चाहूंगा कश्मीर के हवाले से, जो सीज फायर किया गया था, उसकी कंडीशन थी कि हम टेबल पर बैठेंगे और कश्मीर से हमारा डायलॉग कश्मीर से शुरू होगा। और जब भी डोनाल्ड ट्रंप साहब इन दो पार्टीज को टेबल पर लेकर आएंगे, ही विल स्टार्ट फ्रॉम कश्मीर। हमारे आर्मी चीफ साहब बार बार ये कह चुके हैं डायस्पोरा के सामने, बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन के अंदर भी उन्होंने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है और हम कभी भी उसको नहीं, किसी हालत में भी उस पर सौदा नहीं करेंगे, उसको निगोशिएट नहीं करेंगे। मैं एक छोटा सा पॉइंट अर्ज करना चाहूंगा कि टेम्पा की स्पीच के अंदर हमारे फील्ड मार्शल साहब ने फरमाया कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत ये कैसी जमहूरियत है कि कश्मीर के शहरियों को अपने हक खुद इरादियत नहीं देते। तो मेरे ख्याल में जो हमारे फील्ड मार्शल साहब इज वेरी पैशनेट अबाउट कश्मीर, और जब भी टेबल पर बैठेंगे भारत के साथ, कश्मीर से बात शुरू हो।